अच्छा जी क्लास, अब अगर हम बात करते हैं, अभी ज़रा ये सब ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इफ़ समवन इज़ वॉचिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ अ यानी हम कोई भी अच्छा मैच जो होता है, जो क्रूशल मैच होता है, स्पेशली हम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं, तो एक अजीब सा जो है वो लास्ट मोमेंट में हमारे साथ जो है वो एक एक्साइटमेंट हो रही होती है। ठीक है जी, तो वो जो एट्रीब्यूट आ रहा होता है कि रैपिड ब्रीथिंग हो रही होती है कि अभी क्या हो रहा होगा कि रेसिंग हार्ट एंड परस्पायरेशंस टू एक्साइटमेंट, यानी कि एक एक्साइटमेंट हो रही होती है। तो बट द सेम साइक्लो साइक्लो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मे बी एट्रीब्यूट्स टू एंजाइटी। If individual is waiting for an important exams to begin, so emotion depends how we label our reactions. यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें अपनी जो है वो फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हम क्या लेबलिंग कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके रिएक्शंस पे, जैसे अभी मैंने बात की थी कि कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है। जो जैसा रिएक्ट करेगा वो वैसे ही एट्रीब्यूट को जो है वो डिज़ाइन करेगा। मेरे जो है वो बात करने से हो सकता है कि मैं जो जितनी पोलाइट अगर बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि इसमें से जो है वो मनाल जो है मुझे बहुत इजी गोइंग लेके, जी मिस तो बहुत पोलाइट है, इनको हम ऐसे समझा देंगे, ऐसे ही हो जाएगा, कर लेंगे बात। लेकिन जो मुझे वैल्यूज़ देंगे, जो मेरी जो मुझे और दूसरे तरीके से समझेंगे, नहीं मिस ने अगर ये बात कही तो हमने मिस को करके दिखाना है, तो ये हिना ये सोच सकती है। तो डिपेंड करता है कि हिना और मनाल जो है वो मुझे किस कंसिडरेशंस पे लेकर जा रही हैं। इरम, आप सब आ गए हैं मेरे ख्याल से, ज्वाइन हो गए हैं। हूर, हफ्सा, जी हो गई हैं आप ज्वाइन। कौन है बेटा, क्या नाम है आपका? आई थिंक सभी ज्वाइन हो गए हैं।
और क्लास के सीआर को बोलिएगा कि ज़रा अटेंडेंस भी ले लीजिए, एक शीट बना ले अटेंडेंस की, क्योंकि इस तरह से स्नैप्स लेके जो है ना तो थोड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जी, तो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट हो जाती है, हार्ट जो है वो ब्रीथिंग होने लग जाती है, तो हम उस एक्साइटमेंट में जो है वो हमारा जो है वो उस वक्त वो जो माइंड है या हार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा जो एक्साइटमेंट हो रही है, आपकी हार्ट बीट जो है वो रेसिंग हो रही है। इसके अलावा आपका जो दिमाग है उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी एक एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो हम एक्साइटेड हो रहे हैं, इसमें हम दूसरा बंदा ये कर रहे थे बहुत ज़्यादा जो है वो शॉप कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। अप्रेजल, आर अप्रेजल ऑफ अ सिचुएशन कॉन्ट्रीब्यूट टू आर इमोशन एक्सपीरियंस। अब अप्रेजल का मतलब ये है कि अब हम उसको अप्रेज कर रहे हैं कि क्या चीज़ है, उसको अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आइडर ये ठीक भी है या नहीं है, तो ये इमोशन एक्सपीरियंस होगा। इफ़ यू आर इन अ कार दैट स्टार्ट टू रोल सोन आर स्टेप्स इन incline, we experience fear, definitely, ठीक है ना। तो बट इफ वी नो द कार इज पार्ट ऑफ फेयर विल बी लेस और इमोशंस will be different quality of emotion would be determined by the appraisal of situation if they are in a neural state of autonomic arousal। न्यूरल स्टेज यानी कि आपका ये जो नर्व सिस्टम होता है वो आपका कितना ऑटोनॉमिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिचुएशन में एनी वन हु कैन गिव द आंसर्स कि क्या सिचुएशंस आ रही है, जो एग्जांपल अप्रेजल किए, तो एनी वन कैन एक्सप्लेन कि क्या इसमें बात बताई जा रही है। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक अराउजल क्या है? ये ऑटोनॉमिक जो नर्व सिस्टम जो है ये हमारे पास जो है वो नर्व सिस्टम में तो जाहिर सी बात है हमारे स्मूथ जो है ये कहाँ कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ कहाँ डिविजन्स किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को जो है यहाँ से इसका जो है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल सिस्टम है जो कि अनकॉन्शियस यानी कि दिमाग में होता है, और ये नर्व सिस्टम है जो कि आपके सिस्टम को एक्ट कर रहा होता है लार्जली अनकॉन्शियसली एंड रेगुलेट्स बॉडी जो है इन्फेक्शन जो है फंक्शंस हैं, आपके हार्ट रेट है, डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी है, ये सारे सिस्टम को जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल कर रहा है। ये सारे जो सिस्टम्स जो हैं ये दिमाग जो है वो इनको भेज रहा है, और फिर इसके बेस पर जो है बॉडी जो है वो दिमाग को इस किस्म से इसमें भेजती है, और फिर ब्रेन स्टीम करता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि पहले ऑटोनॉमिक सिस्टम है रेगुलेटेड बाय इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस, यानी वो रिफ्लेक्स करता है थ्रो ब्रेन स्टीम, ब्रेन से, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होता है, फिर उससे फंक्शन जो है वो कंट्रोल जाता है रिस्पायरेशन पे, कार्डियक पे, वेस्ट मोटर एक्टिविटीज़ पर, रिफ्लेक्स एक्शंस पे, स्नीचिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो जो आपकी बॉडी में हो रहा होता है वो इसको जो है वो नर्व सिस्टम के ऊपर आ रहा है। ये एक टॉपिक मैं अभी पढ़ाऊँगी भी नर्व सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ और आपको जो है ये बातें समझ में आ जाएंगी, ताकि हम थोड़ा-थोड़ा अगर इस माइंड सेट को भी पढ़ें तो हमें ज़रा अंदाज़ा हो सकता है कि हम किस तरह से अपने नर्व सिस्टम के हाथों मजबूर होते हैं और कैसे हम उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो है ये सारा सिस्टम जो है वो अराइज हो रहा होता है इन डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म क्या है? ऑफ दिस थ्योरी हैज़ कम फ्रॉम अटेम्प्टिंग रेप्लिकेशन ऑफ द स्केचर एंड सिंगर 1962 स्टडी। मार्शल ने 1976 में ट्राई टू रिप्लिकेट द स्केचर एंड सिंगर euphoria conditions. Just sketchers and singer did. The subjects were injected with epinephrine or a placebo, except the administrator told the subject.
दैट दे विल बी एक्सपीरियंसिंग नॉन अराउजल सिस्टम, यानी कि जो अराइज होते हैं वो तो डिटरमाइन होते हैं, जो नॉन अराइजल्स होते हैं विच इज़ नेवर डिटरमाइन फॉर द एक्सपीरियंसेस. Sketcher and Singer have made easier to follow the interplay between body and brain. यानी स्केचर ये कह रहे हैं कि आपका इंटरप्ले हो रहा होता है ईजियर, कि बॉडी और ब्रेन दोनों इसको जो है वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पहले बॉडी इंटरप्रेट करती है एंड देन जो है वो माइंड उसको कर रहा है. तो मार्शल ने भी जो है वो इस थ्योरी के ऊपर जो है ये बात कही है. कह सकते हैं, सही कहा आप सर. तो कुछ सिचुएशन हमें पता होती हैं तो हमारी बॉडी और इमोशन जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनकॉन्शियस की बात हो रही है ना. अनकॉन्शियसली आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं था कि अभी एक्सीडेंट होने वाला है. अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि हम लोग जब मैं और मेरी सिस्टर ऑटो में थे और हम जब जाते हुए हम जिस रोड से जा रहे थे तो उस रोड में जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें और सिचुएशन जो है वो ख़राब थी. तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे अभी गिरा रिक्शा, अब पलटा. तो जब ये सिचुएशन हो रही थी, जबकि उस वक्त बॉडी और दिमाग जो है ना यही बता रहा था कि जी डर लग रहा है और अभी गिरेंगे और अभी गिरेंगे. ठीक है ना. तो वो तो बिल्कुल ही कॉन्शियस की बात थी, लेकिन उसमें हम बच गए. लेकिन जब अनकॉन्शियसली जब हम वापसी आ रहे थे तो हम बिल्कुल भी सही वाले रोड पर आए, जहाँ दूर दूर तक ये होश ही नहीं था कि कभी एक्सीडेंट हो सकता है. और उस वक्त पे रक्षा रुका, पीछे से कैसे गाड़ी आई, किस तरह से हिट हुई. तो ये अब आप ये अनकॉन्शियस है. तो आप उसमें आप डिज़ायर ही नहीं कर सकते, आप डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि चलो वो जो अब जेंट्स को ये बता रहे हैं कि जी हाँ गाड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो डर आ रहा है. चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो, एक खौफ है कि भाई हो जाएगा एक्सीडेंट. लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट होने वाला है और बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था कि पीछे से कोई गाड़ी है, बिल्कुल सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड है, कोई रश नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उसमें आप जो है वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं. तो दैट इज़ अनकॉन्शियस. तो यानी कि अब ये जो बात कह रहे हैं ना ये मार्शल, इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस है. आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो आपकी बॉडी और जो है वो प्ले करेगा ब्रेन से. अब समझ में आ रही है. यानी कि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं जब जा रही थी तो उस वक्त खतरनाक रोड से गुजारा रिक्शे वाले ने, तो उस वक्त हम गिरे ही नहीं. और हर लम्हा ये लग रहा था कि अब गिरेंगे, अब गिरेंगे. तो डर था ना कि रोड भी खराब है, तो रोड की वजह इवेंट सब समझ में आ गए थे, यानी कि अराउजल भी समझ में आ गया, इवेंट भी समझ में आ गया और डर भी समझ में आ गया. तो उसी वक्त दोनों चीज़ों ने एक साथ रिएक्ट कर लिया. बात समझ में आ रही है. तो कैनन भी कहीं ना कहीं एक जगह पर बेहतर है कि आपने दोनों चीज़ों को एक साथ इंटरप्रेट कर लिया, जबकि हुआ कुछ भी नहीं लेकिन डर मौजूद था. कोई बिगाड़ कुछ भी नहीं सकता हमारा, लेकिन डर मौजूद था और एक्सीडेंट नहीं हुआ. सबसे बड़ी बात ये थी, जबकि वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा थे कि बिल्कुल, और सिचुएशन भी थी सामने थे कि हाँ भाई रोड खराब है तो लाजमी है एक आध एक्सीडेंट तो होगा. ठीक है. लेकिन जब हम वहाँ गए, मतलब मैं आते वक्त जब आ रही थी तो बिल्कुल हम स्ट्रेट रोड पर थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना रश, ना ट्रैफिक, ना ये गुमान हो रहा है कि हमारा एक्सीडेंट होगा. और बकायदा हमारा रक्षा रुका और रुका हुआ था कि पीछे से किसी गाड़ी ने आके हिट किया और हमारा रक्षा बिल्कुल उछला और हम बिल्कुल गिर गए. तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था. तो अनकॉन्शियस है. तो आप बिल्कुल अनकॉन्शियस है, आपको पता ही नहीं है. तो इससे अब जेम्स क्या कहेगा कि जी एक तो चीज़ आ रही है तो डर पैदा हो रहा है, एक चीज़ है ही नहीं तो डर कहाँ से पैदा हुआ. तो आपके अनकॉन्शियस में भी तो है ना. तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं. अब मार्शल ये कह रहा है कि आप जब तक उस कंडीशंस आपके अंदर इंजेक्टेड है वो चीज़, ठीक है ना. अब आपको पता है कि जी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं. अब मैं इस चीज़ के बाद में, अब इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, आप कहीं पे भी गिर सकते हैं, आप किसी बिला वजह भी गिर सकते हैं. आप खारदार ना, यानी कि अगर आपको मैं कह दूँ कि एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और जो है ना उसमें इतने सारे है ना पत्थर हैं ऊपर नीचे और आप चढ़ते चले आ रहे हैं, आपके गिरने का चांस है, वो डेफिनेटली है. सोच भी कह रही है, इवेंट भी कह रहा है, अराउजल भी कह रहा है. लेकिन अगर आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और फिर भी आपका पैर मुड़ रहा है और आप फिर गिर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बात को. ठीक है ना. एक पूरी सीढ़ी सही है, बिल्कुल ठीक है, आपने सीढ़ी पूरी खत्म कर ली और आप जाके नीचे आपने जमीन पर पैर रखा. मेरे साथ एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था. मेरी एमफिल की प्रेजेंटेशन थी, मैं अपने घर से सीढ़ी से उतर रही थी, आराम से सीढ़ी से उतरती हुई आई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ. आखिरी सीढ़ी जब खत्म हुई वहाँ मैंने पैर रखा, मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गई. तो अब मैं आपको ये इवेंट बता रही हूँ कि ये अनकॉन्शियस इवेंट्स हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि जेम्स सही कह रहा है कि हाँ जी बहुत सामने चीज़ आ रही होगी तो ये होगा तो ये होगा. एक अनकॉन्शियस चीज़ भी आ रही है. तो जहाँ गिरने के चांसेस होते हैं वहाँ आप बच जाते हैं, जहाँ गिरने के चांसेस नहीं होते वहाँ आप गिर जाते हैं.
तो आप बड़े बड़े पहाड़ों पे खारदार रास्तों पे चढ़ जाएंगे तो आप वहां नहीं गिर रहे होंगे, लेकिन आप अगर सीधा रोड पे चढ़ रहे हैं, आपका जरा सा सीधा रोड पे खुद ब खुद पैर मोड़ेगा, खुद ही गिर जाएंगे आप। तो ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। तो इससे आप जो है ये नहीं कह सकते। तो ये जो थ्योरिस्ट हैं, ये जो हमारे ये जो हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब इसमें जो स्केचर्स है वो भी ये कह रहे हैं कि आप जो है फेयर को जो है वो स्टेप इन यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने इमोशनली एक्सपीरियंसेस को, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में जो है वो होता रहेगा और डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इमोशन सामने आते रहेंगे। तो कभी आप ये नहीं कह सकते कि जी किसी के कार आने से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े ट्रक से बचते हुए निकल आते हैं और बाज़ दफ़ा खुद ही जाके गाड़ी ठोक देते हैं। तो ये समहाउ ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं। तो यू नेवर रियलाइज। अब जैसे इसमें मार्शल ये कह रहे हैं कि जैसे मार्शल ने कहा कि रेप्लिकेट कर रहा है स्केचर, और सिंगर ये कह रहा है कि आपकी कंडीशन जो है वो सब्जेक्ट के बाद हो रही है, इंजेक्ट होने के बाद हो रही है। जबकि मार्शल ये कह रहा है कि जी दोनों चीज़ें जो है एक साथ हो सकती हैं जब तक आप इंटरप्ले कर रहे हैं, बॉडी भी और माइंड भी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आ रहा है? इमोशन आर सच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट नो सिंगल थ्योरी हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन ऑल facets of emotions and experience completely and satisfactorily. For each three major theories, there is contradictory evidence of one sort of another, and therefore no theory has proved invariably accurate in its predictions. As I told you कि हम सिचुएशन को इंटरप्रेट एज सच नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए। Let's suppose how to interpret three components of love: intimacy, passion, and commitment. अच्छा जी, what is define love? Intimacy, liking. Passion, infatuations, यानी कि आप बिल्कुल ही उस पर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। Commitment, empty love. Intimacy plus passion, this is called अब जरा ये दोनों वर्ड्स आपके पास हैं, अब जरा इन दोनों को जरा मुझे डिफाइन करें। How to define passions plus commitment, and how to define intimacy plus commitment. Fatuous means silly, बेवकूफाना. तो passions plus commitment. What is passion? Anyone who told me about in this sentence? पैशन का मतलब होता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं, और प्लस कमिटमेंट। देन फैचुअस लव, वो डिस्क्राइब करता है कि बहुत सिली हैं कि हाँ जी पैशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कमिटमेंट है। इंटीमेसी क्या है जी?
ये जी कंपैशनेट है, ये आपके पास जो है फेचुअस है, और ये आपके पास जो है वो इंटीमेसी प्लस पैशन आपका, ये वर्ड सामने आ रहा है। तो यानी कि आपने इन सब चीज़ों को कैसे कैसे जो है वो डिफाइन किया है। लाइकिंग इंटीमेसी होता है, पैशन इन्फेचुएशंस होता है, यानी कि आप जो है वो कमिटमेंट, ये एम्पैथी लव। और फिर जब इनको जॉट डाउन कर देंगे, अगर ये दो चीज़ एक साथ आ जाएं, तो आप जो है इनकी एग्जांपल्स कैसे देंगे, हाउ टू डिफाइन दिस। ठीक है, Sure. पानी वाला आएगा और ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आप कोई किसी सब्जेक्ट या फील्ड से लव होगा, तो आप उस काम या सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पैशनेट होंगे, होंगे ही होंगे। ठीक है, हम इंटीमेसी की बात कर रहे थे कि लाइकिंग कहलाता है, पेशेंस जो होता है ना, वो एक बेवकूफ़ी। अच्छा, पेशेंस जाहिर सी बात है, आपका पैशन है वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। किसी को गिटार बजाने का पैशन है, किसी को जो है वो पढ़ने का पैशन है, किसी को शॉपिंग का पैशन है। तो उसके लिए इसलिए इसको सिलीनेस के, बेवकूफ़ी के तौर पे डाला गया है कि इसमें कोई समझ नहीं होती है। बस आपकी इंटीमेशंस अगर हैं, तो आप उस चीज़ को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।
बिल्कुल, व्हेन वी हैव कमिटेड, इंटीमेटेड, तो ये आपके पास जो है ये कनेक्शंस अब आपने बताने हैं। ये 3 चीज़ों को तो लाइकिंग, पैशन एंड कमिटमेंट, और इसको तो डिफाइन कर दिया है। अब आपने जब ये जॉट डाउन किए गए तो क्या चीज़ आ रही है? ये 1000 रुपये। अब अगर हमने इंटीमेसी और पैशन को लिया तो एक रोमांटिक लव जो है वो, यानी कि आपकी लाइकिंग भी थी और आपकी उसमें जुस्तजू भी थी। तो उसकी जो पैशनेट है तो लाजिम बात है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पर आएगा, क्योंकि लाइक पसंद करना और पैशन होना ये बहुत ज़रूरी है। इंटीमेसी और प्लस कमिटमेंट ये कंपैशनेट है, यानी कि आप अ, बस कर रहे हैं। कंपैशनेट होता है कि आपका फिर उसमें यानी कि उसमें एक आपकी मेहरबानी होती है। तो एक लाइकिंग और कमिटमेंट है तो आप एक दूसरे पे मेहरबान हैं, रहम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बस एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप रहम दिली के साथ जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं। और पैशन प्लस कमिटमेंट है तो आपने की कमिटमेंट भी है और पैशन भी है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी वो बेवकूफ़ी वाले लव आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपकी एडजस्टमेंट नहीं बन पाती। तो ये चीज़ें देखें, अब आपको ये भी समझाया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने जो है एक इमोशन को कैसे डील कर रहे हैं। आप उस इमोशन में कितनी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैसे उसमें जो है वो अट्रैक्शंस आ रही हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। इस पे ज़रा भी हम बात करते हैं, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से ये स्लाइड्स एंड हैं। हसनैन, आप हर दफ़ा जो है वो इतना लेट ही ज्वाइन करते हैं 1 घंटे के बाद, और ये आपकी प्रैक्टिस हो गई है। आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं और वही काम आप अपनी पूरी ज़िंदगी करना चाहें विदाउट एनीथिंग। बिल्कुल, पैशनेट का मतलब ये है कि आपने उसको हर हाल में करना है, आप पैशन है। तो आपका लाइक और पैशन अगर होता है तो क्या कमिटमेंट आ रही है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर फिलहाल पहले साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर हम बात करते हैं, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, फैमिलियरिटी, कॉम्पिटेंस, फिजिकल फीचर्स, गेन और लॉस सेंसिटिविटी, मिस एट्रीब्यूशंस फॉर द अराउजल कॉजेज। यानी कि ये भी बहुत सारी जो है वो अट्रैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से जो है वो चीज़ें जो है सस्टेन करती हैं। ये साइकोलॉजी अट्रैक्शंस हैं कि जी आप प्रॉक्सिमेट हो रहे हैं, सिमिलैरिटी है, फैमिलियरिटी है, कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के साथ, और फिजिकल फीचर्स बड़े काउंट कर रहे होते हैं कि अट्रैक्शंस के तौर पर। जाहिर सी बात है, कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना प्यारा है, कौन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। गेन और लॉस सेंसिटिविटी जो है वो चीज़ें बेटर कर रही होती हैं।
ठीक है ना। मिस एट्रीब्यूशंस भी होते हैं, जो है वो फॉर द अराउजल जो है वो कॉजेज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि तो इसमें जो ये बातें अभी हफ्सन ने भी इसमें थोड़ी सी डिटेल्स की, तो पैशन और कमिटमेंट, जब पैशन होता है तो इंसान में ज़्यादातर जो है वो बस वो कहते हैं ना, हर चीज़ पाने की जद्दोजहद हो जाती है, और चाहे वो सही हो या गलत हो, तो आप उसके साथ कमिटेड हो जाते हैं। तो उसका जो रिएक्शन आता है वो फैक्चुअस लव के तौर पर ही आता है कि एक बेवकूफ़ी आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि पैशन है। इंटीमेसी क्या है? इंटीमेसी आपकी लाइकिंग है और कमिटमेंट है, तो ये कंपैशनेट हो जाता है, यानी कि ये अब निभानी ही निभानी है एक दूसरे के साथ, जो है वो आप जो है वो रहमदिली के साथ, वफादारी के साथ, मेहरबानी के साथ जो है वो कर रहे हैं। अब इंटीमेसी प्लस पैशन है, तो ये एक रोमांटिक लव के तौर पर आ जाता है कि आप जो है लाइकिंग कर रहे हैं और पैशन है कि उसको हासिल करने का, तो यहाँ इस चीज़ की तरफ आ जाता है। तो ये तीनों डिफ्रेंसिएशंस हैं, इसके ऊपर जो है वो आप जो है कोड कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखा भी होगा आप लोगों ने, आपके इर्द गिर्द नज़र भी आता है। हमारे यहाँ ये वाली जो इंटीमेसी और कमिटेड है, ये हम अपने माँ बाप के साथ महसूस कर रहे होते हैं कि जी कंपैशनेट होता है, कि वहाँ पर शफ़क़त ही शफ़क़त होती है, चाहे आप गलत करें सही करें, यहाँ हर चीज़ है। ये वाली जो चीज़ होती है ये अक्सर पाई जाती है, दोस्तों में हो, रिश्तेदारी में हो, जो भी आपके लव रिलेशनशिप हैं उनमें भी ये चीज़ें, ये वाली बेवकूफ़ी पाई जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो जो आप कहते हैं जी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ हो रही होती हैं। और ये लाज़मी बात है कि जहाँ ये कपल्स के बीच में ही ज़्यादा डिटरमाइन हो रहा है, और उसी में बताया जा रहा है कि कैसे आप जो है वो उसको इंटीमेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अगर अब हम पढ़ लेते हैं तो शायद, और यकीनन, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, शायद तो नहीं कहूँगी, कि यकीनन हम रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि हम कैसे डील कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इंटरप्रेट करें, हम कैसे, तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर का या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें बिहेवियर रिएक्ट करना आ जाए, और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए कि हम जो है वो लोगों को उनके हिसाब से जज कर सकें। ऐसा ही है। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट। अब अगर मैं हेट के बारे में पूछूं, तो नफ़रत को दिखाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नफ़रत के लिए भी पैशन होना चाहिए, सही। अम्माद और ये हसनैन, 10 साढ़े 10 बजे आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है, आपकी रूटीन बन गई है कि आप लोगों ने इसी टाइम पर जो है वो क्लास जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को ज़रा सही कर लें, ऑन टाइम आएँ, वरना जो है वो लाज़मी बात है कि वो आप ये समझ लें कि आप जो है वो नज़रों में नहीं है, तो ये फिर सब बेवकूफ़ी है। रीज़न तो दोनों में ज़रूरी है, प्यार के लिए होने के लिए भी जो है वो लव होने के लिए भी जो है रीज़न ज़रूरी है, और नफ़रत के लिए भी रीज़न ज़रूरी है। विदाउट रीज़न ना आप नफ़रत करते हैं, ना प्यार करते हैं, और जो आप रीज़न विदाउट रीज़न करते हैं, तो ये आपकी हम्बलनेस है।
जो लड़ाई झगड़े करते हैं, हम उनसे अगर आप किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसकी लड़ाई झगड़ा, उसकी बुराइयों को आप कभी भी जो है वो असरअंदाज नहीं होने देते अपने प्यार पे। वो प्यार पे कभी हावी ही नहीं होता। तो आप उसमें तो ये चीज़ कह ही नहीं सकते कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तो कंडीशंस आप जो है फ़ील कर सकते हैं और उसमें जो है वो जो चाहे किसी भी तरीके से आप जो है उसको इंटीमेट कर सकते हैं।